विद्यार्थी मित्रों, आज हम पहले प्रकरण का दूसरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। तो जैसे एक व्यक्ति को सफल अगर बनना है तो नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है। नियोजन के माध्यम से वो अपना जीवन सफल बना सकता है। तो हम यहाँ पे पूरे देश और पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमको आर्थिक नियोजन की बहुत अत्यावश्यकता होती है। तो आज हम इस आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखने वाले हैं। तो आर्थिक नियोजन की पहली परिभाषा प्रोफेसर डिकिंसन इन्होंने बताई है। तो उन्होंने क्या बताया? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेना। तो जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण निर्णय है, वो निर्णय जब लिए जाते हैं सरकार की ओर से, तो उसको डिकिंसन ने कहा है आर्थिक नियोजन। तत्पश्चात भारतीय नियोजन मंडल की जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। भारतीय नियोजन मंडल ने क्या परिभाषा की है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ निश्चित किए गए सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन इकट्ठा करना और उसका उपयोग इस प्रकार से करना कि देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे देश की जनता जो है वो ध्यान में रखकर भारतीय नियोजन मंडल ने परिभाषा की है कि देश की जनता को सामाजिक लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। उस उद्देश्य से ये आर्थिक नियोजन की परिभाषा भारतीय नियोजन मंडल ने की है। इसके बाद में हम आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है देश को, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन की आवश्यकता में आता है संतुलित आर्थिक विकास। अब ये जो संतुलित आर्थिक विकास, इसका अर्थ क्या है? तो संतुलित आर्थिक विकास, इसका अर्थ ये होता है कि तीनों क्षेत्र का एक समान विकास। हमारे अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आती है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उसको कहते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसमें सेवाएं आती है। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों क्षेत्र का एक समान विकास करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं संतुलित आर्थिक विकास। उसके बाद में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, आर्थिक संकट हमेशा अर्थव्यवस्था में आते रहते हैं। खास करके कभी तेजी का चक्र आता है, कभी मंदी का चक्र आता है, कभी कभार तो प्राकृतिक संकट आते हैं जिससे देश का आर्थिक नुकसान होता है, जैसे कि बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, अकाल गिरता है। तो ये आर्थिक संकट को दूर करना है, तो सरकार कैसे दूर करे? इसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है पूंजी का अभाव को दूर करना। देखिए, हमने इसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता में पढ़ा था कि भारत में पूंजी का अभाव है, पैसे का अभाव है। तो पैसा कैसा बढ़ेगा, बचत और विनियोग कैसे बढ़ेगी? इसके लिए बचत और विनियोग को बढ़ाने के लिए हमको नियोजन की आवश्यकता है। नियोजन की आवश्यकता के माध्यम आवश्यकता से ही हम पूंजी का अभाव को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में रोजगार में वृद्धि। जो रोजगार है हमारे देश में आज 35% जनता बेरोजगार है। तो इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है, तो ये कैसे प्रदान कर सकते हैं हम? तो नियोजन के माध्यम से ही हम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए नियोजन के माध्यम से सरकार योजना बनाती है और योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार देती है। तो रोजगार में वृद्धि के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है आर्थिक स्थिरता लाना, जिसको आर्थिक स्थैर्य कहते हैं। आर्थिक स्थैर्य बहुत जरूरी है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था स्थिर होनी चाहिए, ना कि उसमें उतार और चढ़ाव आने चाहिए। तो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना यह बहुत जरूरी होता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन का जो उचित उपयोग है वो होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत देश में प्राकृतिक संसाधन का हमेशा लगातार दुरुपयोग हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति की देन है, कभी ना कभी ये खत्म होंगे, इसलिए उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। और वो उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके लिए नियोजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सातवां जो है गरीबी को दूर करना। हमारे देश में पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि 35% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही है। तो हमारे देश में गरीबी कैसे दूर करें और लोगों को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि गरीबी और रोजगार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब रोजगार मिलेगा तभी गरीबी दूर होगी। तो गरीबी को कैसे दूर करें, देश की जनता को कैसे रोजगार प्राप्त करें और उनकी गरीबी दूर करें, इसलिए नियोजन की आवश्यकता है। नियोजन के माध्यम से गरीबी को हम दूर कर सकते हैं।
तो ऐसे ये 7 जो मुद्दे थे ये यही दर्शाते हैं कि नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्य यहाँ पे पढ़ने वाले। उद्देश्य, नियोजन के उद्देश्य क्यों होते हैं, क्यों उसके पीछे क्या कारण होता है। तो आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य है वो उद्देश्यों का हमने 3 भागों में यहाँ पे वर्गीकरण किया है। पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है राजनीतिक उद्देश्य। तो हम सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य को पढ़ेंगे। आर्थिक उद्देश्य में 8 पॉइंट है, जिसमें से पहला है महत्तम उत्पादन लेना। तो महत्तम उत्पादन यानी ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन कैसे लिया जाए, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना देश के लिए अच्छा होता है। तो आर्थिक नियोजन का, आर्थिक उद्देश्य का पहला उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक महत्तम उत्पादन लेना, यह पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार। तो ये जो पूर्ण रोजगार है ये देश में स्थापित हो। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि 35% जनता जो हमारी बेरोजगार है, इन बेरोजगार जनता को कैसे रोजगार प्राप्त हो, ये रोजगार प्राप्त हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, देश के हर एक नागरिक जो है उसको रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है कि हर एक देश को, हर एक नागरिक को रोजगार मिलना चाहिए और अपना देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था होनी चाहिए। ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है आर्थिक विकास का दर बढ़ाना। देश का आर्थिक विकास हमारे भारत का बहुत कम है। आर्थिक विकास का दर अगर बढ़ाना है तो बहुत जरूरी है, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास का दर कैसे बढ़े, क्योंकि आर्थिक विकास का दर बढ़ेगा तो ही देश का विकास होगा। तो देश का आर्थिक विकास के लिए जो है वो हमारे देश का आर्थिक विकास का जो दर है वो बढ़ाना चाहिए। ये आर्थिक उद्देश्य नियोजन का होता है। उसके बाद में आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता ये उद्देश्य होता है। आर्थिक समानता यानी पूंजी की, पैसे की समानता। हमारे यहाँ पे भारत में गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ी विषमता है। ये विषमता को दूर करना है और ये दूर करने के लिए हमको नियोजन की आवश्यकता है। आर्थिक विषमता अगर दूर होगी पैसों की, तभी देश में आर्थिक समानता स्थापित होगी। इसलिए आर्थिक उद्देश्य का एक उद्देश्य है कि आर्थिक समानता स्थापित करना। उसके बाद में आता है आर्थिक स्थिरता लाना। अभी हमने देखा कि आर्थिक स्थैर्य देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो देश में आर्थिक जो है स्थिरता लाना, आर्थिक स्थैर्य लाना, यह नियोजन का उद्देश्य होता है। उसके बाद में आता है देश को आत्मनिर्भर बनाना। हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, स्वयंपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक नियोजन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर हो, स्वयंपूर्ण हो, ताकि हर एक वस्तु और सेवा का उत्पादन हमारे देश में हो। तो ये देश को आत्मनिर्भर बनाना, यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। 7वें नंबर पर संतुलित विकास करना। अभी हमने कहा कि संतुलित विकास यानी एक समान विकास। तो हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में खेती आती है, द्वितीय में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में आती है सेवा। तो ये तीनों क्षेत्र का एक समान विकास करना है। तो एक समान विकास होगा तभी देश का आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक उद्देश्य का एक उद्देश्य होता है कि देश में तीनों क्षेत्र का संतुलित विकास करना। ये उद्देश्य जो है वो आर्थिक नियोजन का होता है। सबसे आखिरी में आते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए देश जो है वो कितना पावरफुल है, देश का आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ, इसका मापन करने का एक जो साधन है वो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़नी चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए। हमारा जो देश है वो देश की जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारा देश सक्षम होगा। इसलिए आर्थिक उद्देश्य का एक उद्देश्य होता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। तो ऐसे ये 8 उद्देश्य जो है ये आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें का आर्थिक नियोजन में का जो दूसरा उद्देश्य है वो है सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य समाज की, देश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है सामाजिक सुरक्षितता। तो सामाजिक सुरक्षितता देश की जनता को मिलना बहुत जरूरी है। सामाजिक सुरक्षितता के अंतर्गत देश के जो जनता है वो अपने देश में सुरक्षितता महसूस करे, भाई ये मेरा देश है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। तो सामाजिक सुरक्षितता में क्या कहता है, तो सामाजिक सुरक्षितता में लोगों को जो है वो वैद्यकीय सुविधा अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, अस्पतालों की सुविधा अच्छी तरह से होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। देश के लोगों को जो जो सेवा है सरकार की ओर से दी जाती है वो सभी प्रकार की सेवाएं अगर मिलेगी तो देश में सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होगी। उसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षितता के अंतर्गत एक
पेंशन ये आती है कि आदमी जब सरकारी नौकरी करके जब रिटायर होता है तो अगर उसको पेंशन अगर मिलती है तो उसको एक तसल्ली होती है कि भाई मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरे जो है जो पेंशन मिलेगी उस पेंशन में मेरा गुजारा करूंगा। तो ये एक सामाजिक सुरक्षितता का वो भी एक साधन है। तो सामाजिक सुरक्षितता का स्थापित करना ये सामाजिक उद्देश्य का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है महत्तम सामाजिक कल्याण। ये महत्तम यानी ज्यादा से ज्यादा, और सामाजिक कल्याण यानी देश का या समाज का कल्याण। तो ये जो दूसरा उद्देश्य है महत्तम सामाजिक कल्याण, तो इसमें सरकार जो है, सरकार देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा कल्याण, ज्यादा से ज्यादा हित उनको प्राप्त हो सके ये ध्यान में रखती है कि देश की जनता को क्या चाहिए जिससे कि देश की जनता का कल्याण हो, देश के लोगों का हित साध्य हो। तो जिसमें साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, नियमित रूप से बिजली मिलनी चाहिए, रास्ते, परिवहन सुविधा, ये सब प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि देश की जनता को ऐसा लगे कि हमको सब प्रकार की सुविधा मिल रही है और हमारा जो है वो सरकार कल्याण कर रही है। तो ये सामाजिक उद्देश्य का जो दूसरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक देश के लोगों का, जनता का सामाजिक कल्याण हो। तीसरा है सामाजिक समता। देश में सामाजिक समता प्रस्थापित होना बहुत जरूरी है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई उच्च वर्गीय नहीं, कोई निचला वर्ग नहीं, सभी जो देश की जनता है वो एक समान है। यहाँ पे ना जाति पात का कोई बंधन है, सब एक समान हो। ये सामाजिक समता जो है ये लाना, ये सामाजिक उद्देश्य होता है। तो इसके बाद में जो तीसरा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है वो है राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक ये पूरा राजकीय उद्देश्य होता है। तो राजकीय उद्देश्य का पहला उद्देश्य है राजकीय स्थिरता लाना। देश में राजकीय स्थिरता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में अगर राजकीय स्थैर्य रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि राजकीय स्थैर्य अगर नहीं रहा तो देश में हमेशा उतार चढ़ाव, तेजी मंदी आती रहेगी और अशांति फैलती रहेगी। तो राजकीय स्थैर्य होना बहुत जरूरी है। जो भी सरकार है वो अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा करे, ये इसके अंतर्गत आता है, ताकि सरकार अपने 5 सालों के कामों में अच्छा काम करे। तो राजकीय स्थिरता लाना ये पहला राजनीतिक उद्देश्य होता है। दूसरा है शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना। देश में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपने को, खुद को महसूस करें कि भाई मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और शांति और सुव्यवस्था लाना ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। तो देश में शांति और सुविधा पूरे देश भर में, पूरे राज्यों में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना यह आर्थिक नियोजन का जो राजनीतिक उद्देश्य है। और सबसे आखिरी में विदेशी आक्रमण से देश को बचाना। हमारा जो देश है वो देश की जो सीमा के जो लगकर जो देश है उनसे हमारे देश को बचाना बहुत जरूरी है। विदेशी आक्रमण, परकीय आक्रमण अगर होता है तो हमारा देश जो है वो सक्षम होना चाहिए हमारे देश का बचाव करने के लिए। तो उसके संदर्भ में जो जो साहित्य सामग्री चाहिए, युद्ध सामग्री बोलो उसमें, तो हमारा देश सक्षम होना चाहिए। कोई भी आक्रमण करे तो हम आक्रमण को उसका जो है वो रोक सके। तो ये विदेशी आक्रमण से देश को बचाना ये तीसरा राजनीतिक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इस हमने वीडियो में ये देखा है कि आर्थिक नियोजन, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 11वीं पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य।